Assalamu alaikum dear viewers. I am ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं पीपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम जो कि 4 जुलाई 2021 को हुआ मेल टेस्ट, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हैं और इन 60 क्वेश्चंस में 58 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैं 99% जिनमें श्योर हूँ मैंने उनके आंसर टैली किए हैं, जबकि रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो मुझे नहीं मिले, टैली नहीं कर सका। लेकिन फिर भी मैं 70-80-90% श्योर हूँ कि वो आंसर जो उनके बनते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वाश गेम हैज़ बेस्ट ऑफ प्ले। स्क्वाश गेम जो है उसका बेस्ट ऑफ प्ले जो है वो मैक्सिमम कितना होता है? 3 का सेट भी होता है, 5 का भी, 5 से ज़्यादा नहीं होता। तो 7 का ऑप्शन भी था क्वेश्चन में, सो इसका आंसर जो है वो बनता है 5। सेकंड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द डैश एरिया नेटवर्क जो कि डिफरेंट ग्लोबली जो है वो डिफरेंट कनेक्ट करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ग्लोबल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया नेटवर्क था, थर्ड एक और ऑप्शन था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लोबल एरिया नेटवर्क। थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट वी कैन क्रिएट पीपीटी नाउ बाय। इसमें एक कंट्रोल प्लस F1 का ऑप्शन था, एक आर्ट प्लस 1 का ऑप्शन था, एक नन था और एक आई थिंक कंट्रोल प्लस N का ऑप्शन था। तो कंट्रोल N जो है, हम जब भी पावर पॉइंट ओपन करते हैं कंट्रोल प्लस N के थ्रू हम नई जो स्लाइड्स हैं वो बना सकते हैं। क्वेश्चन 4 इज़ रिलेटेड टू जंक प्लॉट इज़ बेस्ड ऑन। इसके ऑप्शंस तो मुझे याद नहीं हैं, लेकिन जो मैंने टैली किया उसमें इसका आंसर जो है वो है हिस्टोग्राम। जंक प्लॉट को अगर आप देखें तो वो मोस्टली आपको हिस्टोग्राम की शेप में ही नज़र आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ एस कर्व। एस कर्व भी मैंने बहुत ज़्यादा इसको सर्च किया, तो जो एक्चुअल एस कर्व है वो बेसिकली प्रोडक्ट साइकिल एक किस्म का, जब किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, इन्वेस्टमेंट उस पर की जाती है, तो उसमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं बिज़नेस की एक्टिविटी में, तो उस केस में जो कर्व बनता है उसको एस कर्व कहती हैं। तो मुझे ऑप्शन सब याद नहीं हैं, तो एक ऑप्शन इसमें था फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके अलावा ऑप्शन नहीं था, तो इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन रिड्यूस एब्सलूट पॉवर्टी। एब्सलूट पॉवर्टी का अगर आप फार्मूला देखें तो उसमें है कि सम इनटू वाई माइनस एवरेज इनकम या थ्रेशोल्ड इनकम जो आपने सेट की होती है। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? एक ऑप्शन था रियल इनकम में इंक्रीज़ आने से, और एक ऑप्शन एवरेज के कुछ रिलेटेड था, और थर्ड ऑप्शन आई थिंक वेल्थ के रिलेटेड था। तो अगर फार्मूला को फॉलो किया जाए, और फोर्थ ऑप्शन इसका नन था, तो अगर फार्मूला को फॉलो किया जाए तो इसका नन ऑप्शन बनता है, क्योंकि एब्सलूट इनकम आपकी अगर बढ़ेगी तो आपकी जो थ्रेशोल्ड इनकम है, जो आपने एक्सपेंडिचर का लेवल आपको गिवन होता है, आप तभी वो थ्रेशोल्ड लेवल इनकम पे पहुंचते हो जब आपकी एब्सलूट इनकम बढ़ती है। 7 क्वेश्चन है, इन साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? एंडोजिनस वेरिएबल। 8 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि दो गिवन थे डोमेन रेंज उनकी, उसमें जो राइट आंसर बनता था वो था 1A 1B 2A 2B। 9th क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू रिलेटिव ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें जैसे हम कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो ये भी रेशोज़ आपने इक्वल करनी थी। अगर एम पी एक्स 5 है और पी एक्स 60 है तो 5/60 आपका बनता है 1/60।
24, ठीक है। तो राइट साइड की रेशियो भी 1/24 के इक्वल ही आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, जब आपको MP2 गिवन है तो प्राइस ऑफ वाई को जब MPY पे डिवाइड करोगे तो वो आप अगर 48 लेंगे और फिर उसको 1/24 में कन्वर्ट करेंगे 2 को कैंसिल करके, तो y की वैल्यू आपके पास 24 आएगी। प्राइस ऑफ y की वैल्यू 24 आएगी। 10th क्वेश्चन है FDI ऑफ पाकिस्तान इन लास्ट ईयर। इसका जो राइट ऑप्शन था वो था डिक्रीज बाय मोर देन 50%। 11th क्वेश्चन इज़ आई शिल नॉट गो अनलेस आई एम इन्वाइटेड। 12th क्वेश्चन डमी वेरिएबल कैन टेक 0 एंड 1 वैल्यू। 13 क्वेश्चन है हमारे पास इन साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल वैल्यू ऑफ, ये आई थिंक पहले क्वेश्चन हो चुका है तो इसमें रिपीट हुआ, सॉरी फॉर दैट। 14 क्वेश्चन है बिफोर डेवलपमेंट चाइना वास। जब रेवोल्यूशन चाइना में नहीं आया था तो उससे पहले चाइना क्या था। इसमें ऑप्शन थे मोनो बैंक, एक्स्ट्रा, एक ऑप्शन हमारे पास है एग्रीकल्चर। तो बेसिकली चाइना स्टार्ट से ही एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रहा है, बहुत ज़्यादा उनके लोग जो है वो एग्रीकल्चर प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट करते थे, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो एग्रीकल्चर स्पेस या इकोनॉमी था। 15 क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट 1-to-1 रिलेशनशिप इज़ शोन बाय फिशर इक्वेशन, जिसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन लेते हैं, तो रियल और नॉमिनल की इन्फ्लेशन की बेस पे हम एडजस्टमेंट करते हैं। 16 क्वेश्चन है संक कॉस्ट का। संक कॉस्ट में जितने ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन था प्रोडक्शन कॉस्ट के रिलेटेड, एक और ऑप्शन था जो कि इससे इररेलेवेंट था। संक कॉस्ट किसको कहती हैं, जो कि इररिकवरेबल आपके लिए कॉस्ट होती है। तो एक सी ऑप्शन उसमें था कि ये बेसिकली रिलेटेड है किसके, जब फर्म प्रोडक्शन को बढ़ाती है और साथ साथ वो अपनी एडवर्टीज़मेंट कंपेन जो है उस पर एक्सपेंडिचर आप कह सकते हैं या उसका जो डिसीजन लेती है, तो डेफिनेटली आपके जो एडवर्टीज़मेंट की कॉस्ट होती है, एक्सपेंडिचर्स होती हैं, वो किस में आती हैं, संक कॉस्ट में आती हैं, इसलिए सी ऑप्शन वाज रिलेटेड टू संक कॉस्ट। 17 क्वेश्चन था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज़ इनफाइनाइट है। अगर आप रियल नंबर लाइन देखें तो उसमें 0 से राइट वर्ड 0 से प्लस इन्फिनिटी तक जो उसका सेट बनता है पॉजिटिव इंटीजर का। 18 क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो एक तो इसमें ऑप्शन था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो इससे रेलिवेंट था। एक ऑप्शन था सी हमारे पास, जिसमें ये कहा गया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंट फॉर द यूजेस ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज लाइक मनी एंड टाइम। तो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है डिफरेंट अल्टरनेटिव से, या तो आपको जो मतलब कि आपने रिसीव करना था, कुछ अर्न करना था, या कुछ आपने सेक्रीफाइस करना था, उसके रिलेटेड है कि ना कि डायरेक्ट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज के, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडिश बजट इज़ वेलफेयर बजट, इसमें सरप्लस बजट था, डेफिसिट था, नन था, और एक ऑप्शन था वेलफेयर बजट का। 20 क्वेश्चन है इंपोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर्स। तो इसका एक ऑप्शन था कि लोग USA से इंपोर्ट नहीं करते, एक ऑप्शन ये था। एक फ़र्स्ट ऑप्शन था कि नेशनल वेलफेयर कम होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसलिए नहीं हो सकता कि सम टाइम इकॉनमी में जैसे पेट्रोलियम वगैरह आप इंपोर्ट करते हो तो उससे आपकी वेलफेयर डिक्रीज़ नहीं होती बल्कि इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस उसी पे बेस करता है। एक सी ऑप्शन था कि इंपोर्ट्स आर एडजस्टेड इन अदर एक्सपेंडिचर कंपोनेंट। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि C+I+G, ये तो आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो इंपोर्ट का इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। इन कंपोनेंट में एक्सपोर्ट एडजस्टेड नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग रन हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व इज कॉल्ड। कांस्टेंट कॉस्ट सप्लाई कर्व है, परफेक्ट कंपटीशन में एक इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है, डिक्रीजिंग होती है।
कांस्टेंट कॉस्ट सप्लाई कर्व होता है जो कि इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ का जो नेट इफ़ेक्ट ज़ीरो होता है उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। हमें पता है कि केन्स जो है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस रिजिड होती हैं डाउनवर्ड, मीन के ऊपर को तो जा सकती हैं प्राइसेस वेजेस, लेकिन डाउनवर्ड रिजिड होती हैं, नीचे की तरफ नहीं आ सकती, एडजस्ट नहीं होती। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द टेनेंट्स ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल वेजेस एंड प्राइसेस एडजस्ट क्विकली। क्योंकि अगर आप देख लें इनकी मॉडलिंग तो उसमें जैसे ही प्राइस लेवल बढ़ता है साथ ही लेबर मार्केट में वेजेस भी बढ़ जाती हैं, लेबर सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट ऑफ फ्रीडमैन, जिसमें इन्फ्लेशन इज़ एवरीवेयर एंड डैश फिनोमेना। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर था वो था नन, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ एवरीवेयर एंड परमानेंट फिनोमेना। उसमें एक ऑप्शन था डिस्क्रिशनरी का, एक था रिग्रेसिव और एक था मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिव, इस तरह के कोई ऑप्शन थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25, जिसमें इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ शोन बाय। अब यहाँ पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि सिंपल डिमांड में इंक्रीज़ डिक्रीज़ होना वो तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व होता है राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड। लेकिन अगर क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं तो आप डिमांड कर्व मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन था वो नन था, क्योंकि तीनों ऑप्शन में मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात नहीं हुई, शिफ्टिंग की बात हुई थी। 26 क्वेश्चन है डेवलपमेंट बजट इन लास्ट 2 ईयर्स इंक्रीज़ हुआ। 27 क्वेश्चन है डिमांड फॉर लेबर इन शू फैक्ट्री इज़ कॉल्ड। शू फैक्ट्री, शू की प्रोडक्शन में क्योंकि आप लेबर की डिमांड को क्रिएट कर रहे हो इसलिए हम इसको डिराइव डिमांड कहते हैं। 28 क्वेश्चन है सप्लाई शॉक चेंजेस इनकम। इसमें ऑप्शन थे IS कर्व, LM कर्व, फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन और नन का ऑप्शन था। तो क्योंकि IS कर्व एग्रीगेट डिमांड साइड है तो सप्लाई शॉक्स पे की वजह से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। LM कर्व मनी मार्केट की तरफ से है। अगेन अगर आप LM और IS की मदद से जब डेरिवेशन करती हैं तो आप एग्रीगेट डिमांड की तो कर सकते हैं लेकिन एग्रीगेट सप्लाई की नहीं कर सकते। जबकि जो सप्लाई शॉक्स होते हैं उनका रिलेशनशिप किसके साथ होता है, या तो लेबर मार्केट के साथ होता है या फिर एग्रीगेट सप्लाई के साथ होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन जो है वो इससे इफ़ेक्ट होती है। 29 क्वेश्चन है एग्रीगेट डिमांड इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड। अब एक है इंडिविजुअल डिमांड जो कि मार्शेलियन हिक्सियन हमने पढ़ी, उसमें प्राइस कम होने से आप इनकम सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट और प्राइस इफ़ेक्ट वो शो करती हैं। लेकिन एग्रीगेट डिमांड कर जो है वो लेफ़्ट टू राइट अगर नेगेटिवली स्लोप्ड आप देखें तो उसमें कुछ और रीज़न बताई जाती हैं। वेल्थ इफ़ेक्ट है, पिगो इफ़ेक्ट, एक्सचेंज रेट इफ़ेक्ट है, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें कहीं भी आपको प्राइस इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व में। क्वेश्चन नंबर 30 है क्लासिकल थ्योरी मेजरली फेल ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के कायल थे, उसकी फेवर करते थे कि लोग अपनी मर्ज़ी से अनएम्प्लॉयड होते हैं, अदरवाइज़ लेबर मार्केट आपकी क्लियर होती है। जबकि चूँकि केन्स जो है वो फॉलोअर था न्यू क्लासिकल का, तो ग्रेट डिप्रेशन में केन्स वाज द फर्स्ट वन जिसने इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑब्ज़र्व की और उसी की बेसिस पे उसने क्लासिकल थ्योरीज़ को रिजेक्ट किया। क्योंकि क्लासिकल वॉलंटरी की राय रखते थे ओपिनियन, जब किसने कहा कि नहीं लोग जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनके पास एग्जिस्टिंग वेज पे भी जॉब नहीं है, तो इसको इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसी की बेसिस पे क्लासिकल की थ्योरीज़ जो हैं वो फेल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड प्राइस। प्राइस और रेवेन्यू में डायरेक्ट रिलेशनशिप कब है? अलोंग द डिमांड कर्व अगर देखें तो अपर पोर्शन में इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर दैन 1 है। सेंट्रल जो पार्ट है उसका पोर्शन है उसमें इक्वल टू 1 है। सेंट्रल में तो रेवेन्यू आपका कांस्टेंट रहता है। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 होती है तो प्राइस कम होने से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। जब प्राइस बढ़ती है अपर पोर्शन में तो रेवेन्यू कम होता है। तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 जो इन इलास्टिक पार्ट है उस केस में जब प्राइस कम होती है तो टोटल रेवेन्यू भी कम होता है। जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो टोटल रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज़ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन था इन इलास्टिक डिमांड।
क्वेश्चन 32 है आइडेंटिफाई करेक्ट इक्वेशन। इसमें अगर आप देखें तो आई माइनस हो रहा है लेफ़्ट साइड पे, जी भी माइनस हो रहा है। ये जो दोनों माइनस हो रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, अगर इसको आप राइट साइड पे लेके जाएं तो क्या होगा, आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, जो कि एग्रीगेट डिमांड होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अ सेट विच हैज़ वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन, ठीक है, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलेटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिमेन्स। इसमें स्लोप और इलास्टिसिटी एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो स्लोप की जो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो ओवर द लाइन कांस्टेंट रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। फॉर नॉर्मल गुड एज इनकम इंक्रीजेज डिमांड आल्सो इंक्रीजेज। तो 36 क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ स्टेगनेंट इज मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हेन फर्म नॉर्मल प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। इसमें भी ऑप्शन थे कि एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ ज़ीरो। जब अगर वो ज़ीरो है तो इससे तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, ज़ीरो नहीं होगा। और भी ऑप्शन थे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसमें आप ये कह सकें कि एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट उसकी टोटल रेवेन्यू के इक्वल थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए इसका जो आंसर था वो नन। क्वेश्चन नंबर 39 है, पाकिस्तान ऑफर्ड $50 मिलियन जो है वो क्रेडिट लाइन टू श्रीलंका। 40 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसोर्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट। वो था मनी, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन था कैपिटल और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, वो दोनों रिसोर्सेज में हम काउंट करते हैं क्योंकि वो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैपिटल हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में किसे कहते हैं, द गुड्स दैट आर यूज टू फर्दर प्रोड्यूस गुड्स एंड अर्न इनकम, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और बिल्डिंग और जो लैंड है वो एक किस्म का हमारे लिए एक ऐसा कैपिटल ही यूज़ होता है, या नेचुरल लैंड नेचुरल रिसोर्सेज में आती है, जबकि बिल्डिंग कैपिटल में आ जाती है। तो मनी जो है इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ये बस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ होती है। जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन था ऑल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन टाइम पीरियड। सेकंड ऑप्शन था फाइनल स्पेंडिंग्स ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड ऑप्शन था वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका ऑप्शन था डी, नन, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ गिवन टाइम पीरियड जो है उसको हम जीडीपी कहते हैं। इन रिग्रेशन मॉडल अगर आपके पास y इक्वल टू a प्लस बी एक्स हो तो इसमें x की जगह अगर आप z को यूज़ करें एज अ इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल तो स्ट्रिक्ट एक्सोजेनाइटी जो है वो क्या शो करती है, उसका मतलब है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल है z और जो एरर टर्म है इसमें कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोरिलेशन होगी तो एंडोजेनाइटी का इशू आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें भी काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हुए क्योंकि जीडीपी का हमें सिंपल पता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो इसमें क्योंकि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन थी, डेप्रिसिएशन गिवन थी, इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन थे जिनका जीडीपी में कुछ लेना देना नहीं है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने उनकी उसको भी इंक्लूड कर कैलकुलेशन की और 5500 जो है वो इसका आंसर निकाला। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था डी, नन, जो कि एक्चुअल आंसर इसका 6600 आता था, 6600। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरड इन लास्ट ईयर जो है वो डिक्रीज़ हुआ था 6% से। इन परफेक्टली रिसोर्स मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ इनपुट। एक और इसमें कन्फ्यूजन थी, एक ऑप्शन था मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो वो बेसिकली क्योंकि लेबर की डिमांड को शो करता है, तो परफेक्टली रिसोर्स मार्केट में जो इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे प्राइस ऑफ इनपुट या मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल होती है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के। तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन वो भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बनता है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक जो है प्राइस ऑफ इनपुट है। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 द पॉपुलेशन इन 2020 वाज।
ये थी 21 करोड़ और तकरीबन 10 लाख, इस 10 से 20 लाख के दरमियान। ये जो नंबर है ये मैंने ख़ुद कैलकुलेट किया है, क्योंकि 2021 में 21 लाख और कुछ 21 करोड़ और 53 लाख था। तो क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 20 से 21 एक साल में 1.8% इंक्रीज़ हुई, तो मैंने जो इकनॉमिक सर्वे में नंबर गिवन था 21 करोड़ और 53 लाख का, उसका 1.8% उसमें से माइनस किया तो यही नंबर आया, जो कि आई थिंक गिवन था इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में 211। 47 क्वेश्चन है, लार्ज फॉरेन रिजर्व इन वर्ल्ड जो है वो चाइना के पास हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 2021 विल बी हेल्ड और प्लेड इन कतर। 49 क्वेश्चन है, 14 पॉइंट ऑफ कायद-ए-आज़म वर प्रेजेंटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट। और 50 क्वेश्चन था, हाथों पे सरसों जमना। 51 क्वेश्चन है, सैफ अल मुल्क वाज रिटन बाय मोहम्मद बख्श। 52 क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 द पॉपुलेशन, ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 53 क्वेश्चन है, चाइल्ड डज नॉट रिजेंबल टू आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, इसका राइट ऑप्शन था वर्ब। मुरक्कब हरूफ जो है वो कौन सा था, सैलाब। सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हैं। और 56 क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे ज़्यादातर लोग पता नहीं क्या कह रहे थे, वो सेक्रेटरी जनरल और इस तरह का, लेकिन मैंने ख़ुद ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली था, ना कि सेक्रेटरी, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। इसका जो राइट ऑप्शन था वो बी था, वोल्कन बॉस्किर। 57 क्वेश्चन है, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ -0.6 देन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का अगर स्क्वायर करें तो आपके पास डिटर्मिनेशन आ जाता है। तो 0.36 वाज राइट ऑप्शन। देन 58 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज मदर ऑफ साइंसेस, इसका राइट ऑप्शन मैथमेटिक्स था। 59 क्वेश्चन जो है, ही हैज़ ब्रोकन डैश ड्यू टू हार्ड वर्क, इसका जो राइट ऑप्शन था वो डाउन था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ जो फ्लरिश की, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई या इंडस्ट्रीज़ इंस्टॉलमेंट हुई, वो 1960s में हुई। 60 से 65 का जो अगर आप देखें तो पाकिस्तान का बहुत सक्सेसफुल इकनॉमिक रिफॉर्म के लिहाज से ये रहा है। तो दीज वर 60 क्वेश्चन, इनमें से भी मेरे ख्याल में 2 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं बाय मिस्टेकनली। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ उनको भी एक्सट्रैक्ट करने की, इंशाल्लाह जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिलती हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आप सबके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।